डीएनए मित्रों, टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मिली सबसे बड़ी हार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में वो उन देशों को धमकी दे रहे हैं जो टैरिफ पर उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं। मित्रों, पहले ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया और जजों पर व्यक्तिगत हमले किए। अब ट्रंप उन देशों को चेतावनी दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ट्रेड डील पर फिर से मंथन में जुटे हुए हैं। ट्रंप की बौखलाहट बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि टैरिफ पर उन्हें हराने वाला एक हिंदुस्तानी है, जिनके बारे में हमने आपको डीएनए में विस्तार से बताया था। लेकिन अच्छी बात यह है मित्रों कि ट्रंप की नई धमकी के खिलाफ भी रणनीति तैयार हो रही है, और यह रणनीति तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल के वकील नील कात्याल हैं। वही नील कात्याल जिन्होंने ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर पहले निचली अदालत में मात दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जोरदार दलीलों से ट्रंप को हारने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, नील कात्याल ने अब एक और प्रण लिया है। उनका यह प्रण ट्रंप का गुस्सा भी बढ़ा सकता है और टेंशन भी। यह प्रण क्या है, अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। डीएनए मित्रों, ट्रंप के टैरिफ को रद्द कराने के बाद अब नील कात्याल ने कंपनियों को रिफंड दिलवाने के लिए एक कानूनी टास्क फोर्स बनाया है। यह टास्क फोर्स उन व्यवसाय और आयातकों की मदद करेगा जिन्हें ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। टैरिफ की वापसी को लेकर नील कात्याल ने क्या कहा, यह भी आपको जानना चाहिए। कात्याल के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर रिफंड की मांग नहीं की थी, क्योंकि उनकी कानूनी टीम को उम्मीद थी कि केस जीतने पर रिफंड अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से वो रिफंड के लिए एक टास्क फोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर सरकार रिफंड का पैसा वापस करने से मना करती है तो वो उसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। यानी ट्रंप के खिलाफ नील कात्याल का अगला मोर्चा रिफंड को लेकर खुलने वाला है। पिछले 10 महीने के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने जो टैरिफ ट्रंप प्रशासन को दिया वो वापस दिलाने के लिए नील कात्याल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। टास्क फोर्स बनाकर वो अमेरिकी कंपनियों से गैर कानूनी टैक्स के नाम पर वसूला गया पैसा वापस दिलाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टैरिफ लगातार ट्रंप ने जितने रुपए टैरिफ के रूप में वसूले वो रुपए भारतीय मूल के नील कात्याल कानूनी तरीके से ट्रंप की जेब से निकालेंगे और जिसका पैसा है उस तक पहुंचाएंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप जहां टैरिफ के नाम पर पल पल अपने फैसले बदल रहे हैं, वहीं नील कात्याल ट्रंप के खिलाफ मजबूती से टिके हुए हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर टैरिफ की तरह टैरिफ रिफंड के मामले में भी ट्रंप प्रशासन की हार होती है तो ट्रंप प्रशासन के खजाने पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। डीएनए मित्रों, ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के नाम पर पिछले 10 महीने के दौरान 133 अरब डॉलर से लेकर 175 अरब डॉलर के बीच की अवैध वसूली की है। यानी 12 लाख करोड़ रुपए से लेकर 16 लाख करोड़ रुपए तक। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बजट के 2 गुने से लेकर 3 गुना तक अब तक ट्रंप प्रशासन को इतनी बड़ी रकम में ब्याज जोड़कर लौटाना होगा। यानी ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर जो सपने दिखाए थे उसकी कीमत अब ट्रंप प्रशासन को ही चुकानी होगी। डीएनए मित्रों, यहां आपको ट्रंप के उन झूठे वादों के बारे में भी जानना चाहिए जो टैरिफ के नाम पर उन्होंने अमेरिका के लोगों को दिखाए थे। ट्रंप ने कहा था टैरिफ से इतना पैसा आएगा कि टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत ही कम हो जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका के हर नागरिक को $2000 देने का वादा भी किया था। ट्रंप ने कहा था टैरिफ से अमेरिका का व्यापार घाटा खत्म हो जाएगा। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया था कि अमेरिका फिर से अमीर बनेगा। लेकिन ट्रंप के सारे वादे झूठे निकले। अब अमेरिकी प्रशासन को राहत मिलना तो दूर, उल्टे ब्याज समेत टैरिफ का पैसा लौटाना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, नील कात्याल के भरोसे के बीच अमेरिका की कंपनियों ने भी टैरिफ का रिफंड पाने के लिए अब कोर्ट का रुख किया है। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र की मशहूर कंपनी फेडरल एक्सप्रेस ने रिफंड पाने के लिए कोर्ट में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस किया है। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से फेडरल एक्सप्रेस ने रिफंड दिलाने की मांग की है। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 1500 केस दायर थे। अब बाकी कंपनियां भी अदालत में याचिका दायर करेंगी। डीएनए मित्रों, 2025 के अंत तक अमेरिका के लगभग 3 लाख आयातकों ने टैरिफ का भुगतान किया था। अब ये कंपनियां एक एक कर ट्रंप प्रशासन को अदालत में घसीटेंगी और इन कंपनियों की मदद के लिए हिंदुस्तानी डीएनए वाले वकील नील कात्याल होंगे। उन्होंने इन कंपनियों की मदद के लिए ही टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। टैरिफ के फैसलों की तरह रिफंड में भी समय लग सकता है,
लेकिन यहां भी ट्रंप की हार तय है, क्योंकि जो टैरिफ अवैध है वो अमेरिकी सरकार अपने पास कैसे रख सकती है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने मूर्ख राजा के बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। उनके मुताबिक यदि राजा मूर्ख हो तो पूरे राज्य का नाश हो जाता है, वो खुद और प्रजा दोनों को बर्बाद कर देता है। आज के समय में चाणक्य की यह बात ट्रंप पर पूरी तरह लागू होती है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से ट्रंप के अवैध टैरिफ की वसूली बंद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे धमका रहे हैं, अब ये देख लीजिए। उनकी भाषा, उनका लहजा, उनके अंदाज कैसे पल भर में बदल गए, इसे समझिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस बकवास फैसले की आड़ में हमारे साथ खेल खेलना चाहता है, उन्हें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ेगा जिस पर सहमति बनी है। ट्रंप ने आगे यह भी लिखा कि उनके निशाने पर वो देश हैं जिन्होंने कई वर्षों और दशकों तक अमेरिका को धोखा दिया है। सोचिए, टैरिफ के नाम पर धोखा ट्रंप ने दुनिया को दिया, अमेरिका के लोगों को दिया, उनसे झूठे वादे किए, अमेरिका में महंगाई बढ़ाई, लेकिन कोर्ट में हारने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली है, उनका तरीका नहीं बदला है। वो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत साफ है। एक तरफ उनका इशारा भारत को लेकर है तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसी वजह से भारतीय ट्रेड डेलीगेशन का अमेरिका दौरा फिलहाल टल गया है। डीएनए मित्रों, ट्रंप चाहते हैं कि भारत ट्रेड डील की सभी शर्तों को स्वीकार करे, लेकिन जिस टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया गया उसके आधार पर कोई डील फाइनल कैसे हो सकती है। ट्रंप की धमकी के निशाने पर यूरोपीय देश भी हैं। यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी से परेशान है। यही वजह है कि ईयू ने भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से कहा है कि वो पिछले साल हुए व्यापार समझौते का पालन करे। व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन के कुछ उत्पादों पर 0 टैरिफ लगाया गया था, लेकिन ट्रंप की तरफ से 15% टैरिफ के ऐलान के बाद यूरोपीय देश नाराज हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप को 2 टूक सुनाते हुए कहा कि समझौते से वो पीछे नहीं हटें। यूरोपीय यूनियन ने यह भी साफ कर दिया कि वो टैरिफ में किसी भी बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करेगा। डीएनए मित्रों, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ट्रंप से परेशान हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ 10% के टैरिफ पर समझौता किया था, लेकिन अब ट्रंप सभी देशों पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी ट्रंप अपने वादे से पीछे हट गए, लेकिन इस वादा खिलाफी को लेकर जब दूसरे देश औपचारिक रूप से समझौते पर फिर से विचार कर रहे हैं तो ट्रंप की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। डीएनए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे दुनिया के सभी देशों पर पहले 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्हें होश आया तो लगा 10% टैरिफ कम है, इसलिए उन्होंने 24 घंटे के भीतर 10% की जगह टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया। लेकिन नई खबर यह है कि अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जो रेट लागू किया है वो 10%, ट्रंप ने 10 की जगह 15% का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद सरकारी विभाग ने 10% का रेट लागू किया है। यानी जिस तरह ट्रंप कंफ्यूज है, उसी तरह उनके सरकारी विभाग भी कंफ्यूज है। सोचिए, अमेरिका की व्यापार नीति का ट्रंप ने मजाक बना दिया। क्या इतनी अस्थिर नीति दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति की हो सकती है कि 24 घंटे में वो अपना ही फैसला बदल दे और फिर सरकारी विभाग पुराने टैरिफ को लागू कर दे? मतलब ट्रंप कह रहे हैं 15% और उनका डिपार्टमेंट लागू कर रहा है 10%। डीएनए मित्रों, एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को संविधान के खिलाफ बताया तो ट्रंप ने दूसरे कानून का सहारा ले लिया। लेकिन भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने ट्रंप के इस टैरिफ को भी गैर कानूनी बताया है। नील कात्याल के मुताबिक टैरिफ पर सुनवाई के दौरान अमेरिका के न्याय विभाग ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत टैरिफ लगाने का विरोध किया था, लेकिन अब उसी धारा 122 का इस्तेमाल करके 15% टैरिफ लगा दिया है। यानी नील कात्याल का कहना है कि ट्रंप उस कानून का भरोसा नहीं कर सकते जिसे उनकी सरकार ने पहले खारिज कर दिया था। ट्रंप को सलाह देते हुए नील कात्याल ने उन्हें संसद से मंजूरी लेने को कहा है। नील कात्याल के मुताबिक अगर ट्रंप का टैरिफ इतना अच्छा है तो उन्हें इसके लिए संसद को मनाने में कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। नील कात्याल का यह विरोध इस बात की तरफ इशारा करता है कि ट्रंप के नए टैरिफ को भी कोर्ट में चुनौती दी जा चाहिए। आने वाले दिनों में यह अवैध साबित हो सकता है। वैसे भी यह टैरिफ 5 महीने से ज्यादा समय के लिए लागू नहीं किया जा सकता। डीएनए मित्रों, टैरिफ को लेकर इस टकराव के बीच अमेरिका में एक सर्वे भी आया है। यू गवर्नमेंट पोल के मुताबिक 60% अमेरिकी जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है। केवल 23% लोगों ने अपनी असहमति जताई है, जबकि 17% लोगों ने अपनी राय नहीं दी है। यानी ट्रंप को झटका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं लगा है, बल्कि जनता की अदालत में भी लोगों ने उनके टैरिफ वाले हथियार को खारिज कर दिया है। अमेरिका के लोगों की नजर में भी ट्रंप की टैरिफ वसूली गलत है। डीएनए मित्रों, ट्रंप की टैरिफ वाली अनिश्चितता की मार अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ रही है। अमेरिका समेत कई देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको ट्रंप की टैरिफ वाली मनमानी के कारण अमेरिकी बाजार पर बड़े प्रभाव के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, ट्रंप की वजह से अमेरिका का शेयर बाजार बिखर गया है। डाउ जोन्स में 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और यह 2% के करीब गिर गया। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स और नेस्डेक में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द करने का फैसला दिया था तो अमेरिकी बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन जिस तरह ट्रंप नया टैरिफ लेकर आए और पूरी दुनिया को धमकाने लगे, उसके बाद बाजार भी सहम गया। अमेरिका से लेकर भारत तक के शेयर बाजार तेजी से नीचे गिरे। आज भारतीय बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। डीएनए मित्रों, आज सेंसेक्स में एक बार फिर 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1069 पॉइंट गिरकर 82,226 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 288 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,425 पर पहुंच गया। डीएनए मित्रों, एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा दिन है जब सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे पहले 19 फरवरी को सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरा था। आज बाजार बिखरने से निवेशकों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो बाजार में गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकी भी एक बड़ा फैक्टर है। सोचिए, नए साल में अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सेंसेक्स आगे बढ़ने के बदले पीछे ही जा रहा है। 1 जनवरी से 24 फरवरी तक सेंसेक्स में लगभग 3000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। जो सेंसेक्स 85,000 के ऊपर था, वो अब 82,000 के आसपास है। यानी निवेशकों का पैसा बढ़ने के बदले कम हो रहा है। इस नुकसान में ट्रंप की टैरिफ वाली नीति का बड़ा योगदान है। मित्रों, शेयर बाजार में गिरावट का एक और कारण एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईटी कंपनियों की चिंता है। आईटी कंपनियों को यह डर सता रहा है कि उनका ज्यादातर काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। इसके कारण न सिर्फ आईटी कंपनियों की आमदनी कम होगी, बल्कि आईटी सेक्टर में नौकरी जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन एआई सिर्फ लोगों की नौकरी ही नहीं छीन रहा है, बल्कि उन्हें नौकरी पर भी रख रहा है। अमेरिका में लॉन्च रेंट अ ह्यूमन नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म लोगों को काम पर रख रहा है। जो काम एआई खुद नहीं कर सकता, वो किराए पर लोगों को रख करके करवा रहा है। जैसे किसी पैकेज की डिलीवरी करना, बाजार से सामान खरीदना या फोटो खींचना। दावा किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर 5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। एआई बॉट जरूरत के हिसाब से किसी काम का विज्ञापन डालता है, इंटरव्यू लेता है और फिर काम सौंप देता है। कोई व्यक्ति काम करने के बाद उसका सबूत देता है। इसकी पुष्टि होते ही उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। डीएनए मित्रों, अगर यह मॉडल कामयाब हुआ तो भविष्य में कामकाज की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। मित्रों, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को नौकरी दे रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नौसैनिकों को ईरान से युद्ध लड़ने के लिए भेजा है, उनको समंदर में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे महंगा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रंप ने कैसे धारावी का चौल बना दिया, यह आज आपको देखना चाहिए। मित्रों, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने वेनेजुएला में मादुरो के अपहरण का सफल ऑपरेशन किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सवार नौसैनिकों का बुरा हाल है। मित्रों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिकों के लिए युद्ध की तैयारी से बड़ी चुनौती सुबह सुबह फ्रेश होने की है। एयरक्राफ्ट कैरियर के पतले पाइप की वजह से इसके टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं।
बार बार जाम होने की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का सीवेज सिस्टम लगातार फेल हो रहा है, जिससे शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए इस शिप पर 45 मिनट की लंबी लाइन लग रही है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट पर यह समस्या जनवरी से आ रही है, यानी लगभग 45 दिन से शौचालय जाने के लिए अमेरिकी नौसैनिक लाइनों में 45 मिनट इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, आप समझ सकते हैं युद्ध से पहले ट्रंप के नौसैनिक कितने ज्यादा प्रेशर में। इस वक्त जो डीएनए मित्र मुंबई से हमें देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कई दशकों पहले मुंबई के किसी चौल में शौचालय के लिए लगने वाली ऐसी लाइनों को अपनी आंखों से देखा हो। भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले डीएनए मित्रों ने कुछ पुरानी मुंबईया फिल्मों में इसे देखा भी होगा। मुंबईकरों को अब ऐसी समस्या से निजात मिल गई है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए इससे कहीं लंबी कतारें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में लग रही हैं। मतलब ट्रंप के शासन में अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक शिप धारावी के दशकों पुराने चौल जैसी हो गई है। मित्रों, सोचिए, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 5000 नाविक, पायलट और टेक्निकल स्टाफ मौजूद है, जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान से युद्ध करने के लिए रवाना किया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें युद्ध की रणनीति बनाने से बड़ी टेंशन अमेरिकी नौसैनिकों के लिए सुबह सुबह फ्रेश होने की है। फिर भी ट्रंप बार बार आर्माडा का नाम लेकर दुनिया को डराते रहते हैं। मित्रों, यह हाल तब है जब यूएसएस जेराल्ड फोर्ट को अमेरिका का सबसे महंगा शिप कहा जाता है। इसकी कीमत 13 अरब डॉलर यानी 1,18,000 करोड़ रुपए है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात हैं। इसमें बिजली बनाने के लिए एक बड़े आकार का परमाणु रिएक्टर लगा है, यानी यह अपने इस्तेमाल के लिए बिजली खुद बना सकता है और कई साल तक यह पानी में रह सकता है। युद्ध के दौरान एक दिन में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान 160 बार हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। यह संख्या किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है। इसके बावजूद आजकल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सीवेज को एसिड से नष्ट करने के लिए $4 मिलियन खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लगभग हजारों नौसैनिक इसलिए भी असंतुष्ट है क्योंकि पिछले 241 दिनों से ये समंदर में ऑपरेशन कर रहे हैं। इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। इस दौरान इसमें मौजूद नौसैनिक ना अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनके संस्कार में शामिल हो पा रहे हैं। कई नौसैनिक ऐसे हैं जिन्होंने जन्म के बाद अपने बच्चे को नहीं देखा है और परिवार से दूरी इनको निराश कर रही है। इस मुश्किल वक्त में शौचालयों के इस्तेमाल के लिए लग रही लाइनें जख्म पर नमक जैसी हैं। अब इसे मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, यानी 11 महीनों तक इसकी तैनाती तय हो गई है। यह किसी भी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की समंदर में सबसे लंबी तैनाती होगी। इसी वजह से अमेरिकी मीडिया को यहां की अव्यवस्था के वीडियो भेजे जा रहे हैं और ये नौसैनिक ही भेज रहे हैं। और कई नौसैनिक अब अमेरिकी नौसेना को छोड़ने का भी मन बना चुके हैं। लेकिन युद्ध के उन्माद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ही सेना की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव बनने के बाद ग्रीस पहुंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाई जा सकती है, लेकिन इससे ईरान पर संभावित हमला लेट हो सकता है। इसीलिए इसकी मरम्मत को लगातार टाला जा रहा था। मित्रों, अमेरिका संभावित युद्ध से पहले समंदर में अपने सैनिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा। दूसरी तरफ भारत अपनी सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए इजराइल के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करने जा रहा है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान किया जा सकता है। अब भारत को इजराइल से सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इजराइल से सबसे घातक हथियारों की तकनीक भी मिल सकती है। अब हम इजराइल दौरे पर भारत की इसी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट का विश्लेषण करेंगे। आज आपको जानना चाहिए इजराइल ने भारत को रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े ऑफर दिए हैं और भारत की सेना को ये किस तरह से मजबूत बनाएंगे। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले मुंबई में कंसोल जनरल ऑफ इजराइल यानी रेवाज के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। We have an ongoing defense cooperation. हमारे बीच पहले से ही एक निरंतर रक्षा सहयोग है, क्योंकि हम दोनों समान प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशेष यात्रा के दौरान हम इस समझौते का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए भारत में निर्माण, रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और साथ ही आयरन डोम तथा इजराइल की अन्य रक्षा प्रणालियों के संबंध में सहयोग। इन क्षेत्रों में हम भारत के साथ तकनीक साझा भी कर सकते हैं। मित्रों, इजराइल के कौंसल जनरल के इस बयान से आप समझ सकते हैं इजराइल भारत के साथ अपने रक्षा समझौते को किस स्तर पर ले जाना चाहता है।
इजराइल भारत को इतना भरोसेमंद सहयोगी मानता है कि अपनी सबसे संवेदनशील रक्षा प्रणालियों को भारत के साथ साझा करने को तैयार है। आज आपको भी यह जानना चाहिए, इजराइल भारत के साथ जिन हथियारों की तकनीक साझा करने के बारे में सोच रहा है वो कितने ताकतवर हैं और भारतीय सेना को किस तरह मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले आपको लेजर आधारित रक्षा प्रणाली आयरन बीम की उपयोगिता समझनी चाहिए, जिसे कुछ दिन पहले इजराइल ने अपनी सेना में शामिल किया है। आयरन बीम 100 किलोवाट श्रेणी की हाई एनर्जी लेजर प्रणाली है, जिसे इजराइल की राफेल कंपनी ने बनाया है। यह 7 से 10 किलोमीटर तक का ड्रोन, रॉकेट और मोटार गिरा सकता है। इसकी इंटरसेप्ट लागत बहुत कम है। इससे ड्रोन गिराने के लिए सिर्फ बिजली खर्च होती है। यह तेजी से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अब आप समझिए भारत को इससे फायदा क्या होगा। भारत को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान और चीन से है। दोनों देशों के पास बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और रॉकेट हैं। ऐसे ड्रोन्स को महंगी मिसाइल से गिराना आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है, जबकि ड्रोन और रॉकेट हमले से निपटने के लिए आयरन बीम सस्ता और प्रभावी साधन है। मित्रों, इस दौरे से पहले जी न्यूज संवाददाता भी इजराइल में पहुंच चुके हैं। इजराइल में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है। आज आपको भी इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और भारत इजराइल रक्षा सहयोग पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये दूसरी ऐतिहासिक यात्रा है इजराइल की, जिस पर पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है जंग के हालात बने हुए हैं, जंग के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का रुख ईरान को लेकर जिस तरह से है, ये माना जा रहा है कि किसी भी दिन अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जो है काउंटर में अमेरिका के ठिकानों पर और इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हो रही है। लेकिन ये यात्रा बेहद अहम है इस लिहाज से क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। इजराइल ने कई ऐसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जो जंग के हालात में या ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थिति में भारत के अहम काम आए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है न सिर्फ इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से एक डिनर भी उनको रखा गया है और कई सारे जो है समझौते इस दौरान होने की उम्मीद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा इक्विपमेंट्स को लेकर जो समझौता है वो बेहद अहम माना जा रहा है, जो इस यात्रा के दौरान हो सकता है। इजराइल में भारत के पीएम के दौरे की तस्वीरें अब जो बनेंगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक और खबर भारत के लोगों का वहां उत्साह बढ़ा रही है। आयरन बीम के अलावा इजराइल अपनी एक और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम की तकनीक भी भारत से साझा करने पर चर्चा कर रहा है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और 100 में से 90 बार उनको सफलतापूर्वक गिराने में कामयाब होता है। आयरन डोम का रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी इसका रडार चारों दिशाओं में आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ निगरानी कर सकता है। भारत 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र नाम की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली बना रहा है और आयरन डोम की तकनीक इस परियोजना में मदद कर सकती है। भारत और इजराइल के बीच लंबी दूरी की स्मार्ट क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आइस ब्रेकर एक अगली पीढ़ी की स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिससे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में घुसे बिना 300 किलोमीटर की अधिक दूरी से सटीक हमला कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब है हमला करने वाला विमान दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहते हुए ही मिसाइल दाग सकता है, जिससे पायलट और विमान की सुरक्षा बनी रहती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे दुश्मन के इलाकों में डीप स्ट्राइक की जा सकती है, यानी यह मिसाइल अंदरूनी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेट पहचान प्रणाली है जो लक्ष्य की पहचान करने में मदद करती है। अगर जीपीएस सिग्नल बाधित कर दिए जाएं, तब भी यह टारगेट को पहचान सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए यह नीची उड़ान भरने और रास्ता बदलने जैसी तकनीक अपना सकती है। इसमें मैन इन द लूप जैसी क्षमता मौजूद है। इसका मतलब पायलट जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान लक्ष्य बदल भी सकता है। इन क्षमताओं के कारण यह मिसाइल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में ही प्रभावी उसमें मानी जाती है। यानी ये मिसाइल पाकिस्तान के साथ चीन जैसे हाईटेक नौसैनिक बेड़े और मजबूत एयर डिफेंस रखने वाले दुश्मन के खिलाफ भी कारगर साबित हो सकती है। भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग को एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल भी
और ज्यादा मजबूत कर सकती है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब इसे जमीन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से दागा जाता है। इसकी रेंज लगभग 400 से 430 किलोमीटर है और ये पारंपरिक क्रूज मिसाइल से अलग है। ये मिसाइल सीधे जमीन के पास उड़ते हुए नहीं जाती है, बल्कि पहले ऊपर आसमान में जाती है और फिर नीचे गिरते हुए लक्ष्य पर आती है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को भारी वॉरहेड के साथ निशाना बना सकती है। सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। इसमें एंटी जैमिंग गाइडेंस सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान सटीक हमला करने में मददगार है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगॉट सिस्टम पर काम करती है, मतलब मिसाइल लॉन्च होने के बाद पायलट को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती और वो तुरंत सुरक्षित दिशा में लौट सकता है। इसे Su-30 MKI और तेजस जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। भारत इस हथियार से लंबी दूरी तक दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सुरक्षित दूरी से नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत इजराइल से मिले स्पाइस 1000 स्मार्ट बम को बालाकोट अटैक में इस्तेमाल कर चुका है और सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की गति से चलने वाली रैम्पेज मिसाइल्स भी भारत की सेना में 2020 में शामिल की जा चुकी हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर दोनों देशों के बीच इन हथियारों की तकनीक और ज्वाइंट प्रोडक्शन का समझौता हो जाता है, तो स्वदेशी उत्पादन की वजह से युद्ध के बीच भी भारत के पास हथियारों की कमी नहीं है। मित्रों, जिस सामरिक संगम की उम्मीदें भारत और इजराइल की दोस्ती से की जा रही हैं, उसी सामरिक जगत में एक कहावत मशहूर है। यह कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका अर्थ यह है कि शांति काल में सैन्य अभ्यास पर जितना पसीना बहाया जाएगा, वो एक सैनिक को इतना पारंगत कर देगा कि युद्ध काल में उसे नुकसान होने की आशंका कम हो जाएगी। इसी मिलिट्री फिलॉसफी पर चलते हुए भारतीय सेना 2 बड़े युद्धाभ्यासों को अंजाम दे रही है। अब हम आपको इंडियन आर्मी की इन्हीं 2 वॉर एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय सेना के एक युद्धाभ्यास का नाम है अग्निवर्षा, जो राजस्थान में चल रही है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर और व्हाइट टाइगर डिवीजन हिस्सा ले रही है। दूसरा अभ्यास राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में चल रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल को नाम दिया गया है खड़क शक्ति 2026। इस अभ्यास को भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर में से एक खड़क कोर कर रही है। मित्रों, अग्निवर्षा के तहत भारतीय सेना लंबी दूरी के तोपखाने और टैंकों की अचूक क्षमता को परख रही है, तो दूसरी तरफ खड़क शक्ति में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज यानी पैराट्रूप्स दुश्मन के इलाके में घुसकर तेजी से हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मित्रों, खड़क शक्ति 2026 सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की डॉक्ट्रीन में हुए बदलाव का एक बड़ा प्रतीक है। लंबे वक्त तक दुनिया की सेनाएं युद्ध के लिए बड़ा मोबिलाइजेशन यानी तैयारी करती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इस रणनीति को नकार दिया। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने इतनी खामोशी के साथ ऑपरेशन की तैयारी की थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और पाकिस्तानी फौज सख्ते में आ गई। इसी साइलेंट मोबिलाइजेशन की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को फतेह भी हासिल हुई। खड़क शक्ति में इसी डॉक्ट्रिन का अभ्यास किया जा रहा है, यानी स्पेशल फोर्स से लेकर ड्रोन और बाकी जरूरी सैन्य तत्वों को तेजी से एक कमान के अंतर्गत जमा करना और फिर बिजली की गति के साथ शत्रु पर आक्रमण करना। मित्रों, भारतीय सेना के बाद अब हम आपको भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति से जुड़ा एक बड़ा समाचार बताने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने समंदर की लहरों के बीच छिपे खतरे यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए एक और योद्धा को तैयार कर लिया है। अब हम आपको इसी योद्धा से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अब से 48 घंटे बाद यानी 27 फरवरी को भारतीय नौसेना में एक और जहाज को शामिल किया जाएगा। इस जहाज का नाम है INS अंजदीप। मित्रों, अंजदीप एक एंटी सबमरीन शिप है, यानी इसके जरिए दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह किया जा सकता है। खास बात यह है कि INS अंजदीप को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। भारतीय नेवी के प्लान के मुताबिक देश में ही ऐसे 8 एंटी सबमरीन शिप बनाए जाने थे। INS अंजदीप इस कैटेगरी का तीसरा जहाज है और अगले 2 से 3 साल में बाकी 5 जहाज भी नेवी को सौंप दिए जाएंगे। मित्रों, भारतीय नौसेना लगातार अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ा रही है। इस तैयारी की 2 वजह हैं। पहली वजह है चीन की नौसेना की वो पनडुब्बी जो लगातार हिंद महासागर के क्षेत्र में जासूसी करती आई है, और दूसरी वजह है वो पाकिस्तान, जिसकी नौसेना को लगातार चीन से मदद मिल रही है। मित्रों, मुनीर की चाकरी के बदले में पाकिस्तान को चीन से 4 हंगोर क्लास की पनडुब्बियां मिली हैं।
पाकिस्तान की इन्हीं पनडुब्बियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पनडुब्बी प्रतिरोधी जहाज तैयार कर रही है। अब हम आपको नेवी के इन एंटी सबमरीन शिप्स की खासियत बताने जा रहे हैं। मित्रों, आईएनएस अंजदीप की कैटेगरी वाले जहाजों पर 55 से 60 नौसैनिक और अफसर तैनात रह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जहाज शैलो यानी कम गहराई वाले पानी में पनडुब्बियों को पहचान सकता है। इन जहाजों पर भारत में ही विकसित किया गया अभय राडार लगाया गया है। अगर फायर पावर यानी हथियारों की करें तो आईएनएस अंजदीप जैसे जहाजों को टॉर्पीडो के साथ ही लंबी दूरी के रॉकेट और समंदर की बारूदी सुरंगों से भी लैस किया गया है। यानी ये जहाज समंदर में तैरते किले की तरह हैं जो लहरों में छिपी पनडुब्बियों को बचकर नहीं जाने देते। मित्रों, आप जब भी भारतीय नेवी से जुड़ी कोई खास खबर पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नाम आते होंगे, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस ब्रह्मपुत्र। मित्रों, दरअसल भारतीय नौसेना में जहाजों के नाम रखने की एक अनूठी परंपरा है। जो विमान वाहक पोत होते हैं उनके नाम इतिहास पुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर आईएनएस विक्रांत है। डेस्ट्रॉयर्स यानी हमला करने वाले जहाजों के नाम बड़े शहरों के नाम पर होते हैं, जैसे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता। फ्रिगेट्स यानी रक्षा करने वाले जहाजों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं पर होते हैं, जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस शिवालिक। इसी तरह एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले जहाजों के नाम द्वीपों के नाम पर होते हैं, यानी इस वजह से नए जहाज को आईएनएस अंजदीप का नाम दिया गया है। यह अंजदीप नाम का द्वीप कहां है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अंजदीप शब्द का अर्थ है 5 द्वीपों वाला समूह और यह द्वीप गोवा में स्थित है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के साहित्य में अंजदीप को कारोबार करने वाले जहाजों के रुकने का स्थान बताया गया। 15वीं शताब्दी में इस द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। आगे चलकर इस द्वीप पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। 18वीं सदी में जब टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और ईसाइयों को निशाना बनाया तो उससे बचने के लिए एक बड़ी आबादी इसी द्वीप पर जाकर के छिपी थी। 1961 में जब गोवा की आजादी के लिए सैन्य अभियान चलाया गया तो युद्ध की शुरुआत इसी अंजदीप से हुई थी। मित्रों, संघर्ष और विजय से जुड़े इन्हीं अध्यायों की वजह से नौसैनिक इतिहास में अंजदीप का बड़ा महत्व है और अब यही अंजदीप एक एंटी सबमरीन शिप बनकर भारतीय नौसेना से जुड़ गया है। मित्रों, कलम के सिपाही कहे जाने वाले हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने कहा है कि न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए। मित्रों, अब हम ऐसी ही एक खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जहां दूध का दूध नहीं हुआ। इस केस में न्याय शायद कागजों के धोखे में आ गया। आज हमारा यह विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। आज जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। आज से 6 साल पहले यानी 2020 में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक देश की राजधानी दिल्ली दंगे की आग में झुलसी थी। सीए के खिलाफ शुरू हुआ दंगा, धरना प्रदर्शन से यह शुरू हुआ था और उसके बाद में हिंसक हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, गोकुलपुरी, करावल नगर, भजनपुरा, खजूरी खास, करदमपुरी, भागीरथी विहार, कबीर नगर, अशोक नगर और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में दंगे शुरू हुए। 4 दिन तक दिल्ली का 7% हिस्सा सांप्रदायिक वैमनस्य की आग में झुलसता रहा। हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हुई। भारत की साख और छवि पर बट्टा लगाने की साजिश थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस विषय पर विश्लेषण करेंगे कि जिस दंगे में 4 दिन दिल्ली का एक हिस्सा झुलसता रहा, उस हिंसा के आरोप में 6 साल में कितने दोषियों को सजा मिली। पूरी तस्वीर को समझने के लिए पहले कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। दिल्ली दंगों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कुल 758 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से 53 केस हत्या से जुड़े थे। 62 गंभीर मामलों की जांच क्राइम ब्रांच ने की। बाकी मामलों की जांच नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस ने की। दंगों में कुल 2619 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2094 जमानत पर हैं। हिंसा में 53 निर्दोष लोगों की जान गई थी। 6 साल गुजर गए हैं। इन 6 साल में दिल्ली दंगों के नाम पर उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातमी, ताहिर हुसैन जैसे हाई प्रोफाइल आरोपियों की चर्चा होती रहती है। उमर और शर्जिल को जमानत नहीं मिलने की भी चर्चा होती है, लेकिन एक जरूरी चर्चा जो नहीं होती वो है कि क्या 53 निर्दोष लोगों की हत्या के दोषियों को सजा मिली। जांच एजेंसियों ने 53 निर्दोष लोगों की हत्या के कितने दोषियों को सजा दिलाई,
उमर शर्जिल की जमानत के लिए छाती पीटने वाले 53 पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की बात नहीं करते। इसलिए आज हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, समझिए। इसे सुनकर जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपको दुख होगा, आपके मन में सवाल उठेंगे। इसलिए धैर्य के साथ अब इस पूरी खबर को सुनिए। दिल्ली दंगे से जुड़े हत्या के 53 केस में सिर्फ 47 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। हत्या के 53 केस में 75 आरोपियों को कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने से पहले ही दोष मुक्त कर दिया। यानी जांच एजेंसियां इन आरोपियों के खिलाफ ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिससे कोर्ट में इन पर मुकदमा चल सके। सरल शब्दों में कहें तो इनके खिलाफ जांच एजेंसियों को शुरुआती सबूत ही नहीं मिले। और सुनिए, कोर्ट में जिनके खिलाफ मुकदमा चला उनमें से 100 आरोपी बरी हो गए। यानी सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियां इनको दोषी ठहराए जाने लायक सबूत नहीं पेश कर पाई। और अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हत्या के केस में सिर्फ एक आरोपी को दोषी ठहराया गया। जी हां, जिस दंगे में 53 लोग मरे उस दिल्ली दंगे में सिर्फ एक आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया गया। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने कहा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है। अब सोचिए, क्या यह गुण हमारी संस्थाओं में है? आज गंभीरता से हमें मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब कैसा सिस्टम हमने बनाया है? यह सिस्टम की नाकामी है, हम सबकी सामूहिक नाकामी है। सोचिए, देश की राजधानी 4 दिन तक हिंसा की तपिश झेलती रही, दिल्ली में 53 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और 6 साल में क्या हुआ? जांच पर जांच, सबूत के नाम पर मोटी मोटी फाइल्स और कोर्ट में सिर्फ एक आरोपी को दोषी ठहराया जा सका। सोचिए, उन 53 निर्दोष लोगों के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी जिन्हें इस बात का भरोसा होगा कि जांच एजेंसियां हत्यारों को सजा जरूर दिलाएंगी। उन्हें कैसा लग रहा होगा? आज हमने 3 परिवारों से बात की जिनके अपनों की हत्या उन्मादी दंगाइयों ने कर दी थी। पहले उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। दंगे में मारे गए दिलबर नेगी का परिवार उत्तराखंड में रहता है। 22 साल के दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया था। 30 साल के दिनेश घर से दूध लेने निकले थे। दंगाइयों ने रास्ते में दिनेश की हत्या कर दी। दिनेश के 2 मासूम बच्चे हैं। 26 साल के राहुल भी दूध लेने के लिए बाजार गए थे, उन्हें गोली मार दी गई। ये वो लोग थे जो हाथ में हथियार लेकर सड़क पर नहीं उतरे थे। कोई दूध लेने गया था तो कोई अपना काम कर रहा था। सामान्य गृहस्थ थे, लेकिन दंगाइयों ने इनकी हत्या कर दी। इन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि ये हिंदू थे। अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए और पीड़ित परिवार का दर्द सुनिए। दूध उगाया था साँझ के टाइम, जैसा टाइम में, और वहाँ जब लड़ाई पब्लिक इकट्ठी हो रही होगी, वहाँ से खड़ा हो गया होगा जब, बस वो 1-2 खड़े थे ऐसे ही, एक के तो गोली उतर गया, ऐसे उतर चली, वो अलग हो गया। ये खड़ा रहा, मेरा बेटा खड़ा रहा, तो उसको जो फिर गोली आई इंगे से, तो यहाँ लगी है, सर पे गोली लगी है। हाँ, यहाँ लगी मतलब। तो हमारा एक जवान पुत्र चला गया, हम तो बेघर हो गए, बेसहारा। जो हमारा लड़का चला गया तो अब हमारा जो कोई साधन नहीं है खाने पीने का। अच्छा, दिनेश जी आपका घर चलाता था? हाँ जी, वो अपनी तनख्वाह मिलती थी उसको, वो अपने उसी के साथ रहते थे हम। अच्छा, इसमें जो भी एजेंसियां जांच कर रही हैं उनकी कमी है। बहुत सारे एविडेंस आज भी हमारे परिवारों के पास मौजूद हैं कि जिन लोगों ने हत्या की है गोली चलाते दिखाई गए हैं और गोली लगी है। उन्होंने सही तरह से उनका वो सबमिट नहीं करा कि भाई वो जो चार्जशीट वगैरह थी वो सही तरह से उन्होंने सबमिट नहीं करी, तो उसके अभाव में वो छोड़े जा रहे हैं। हमने तो जितनी जो गवाही सही थी वही दी। अब ऐसा एहसास हो रहा है कि वो उसको इंसाफ कभी नहीं मिल पाया। सोचिए, एक माँ ने कितना दर्द सहते हुए बताया होगा कि मेरे बेटे को माथे पर गोली मारी गई। पीड़ित परिवार के आंसुओं का दर्द अंतहीन है। इस दर्द का कोई उपचार नहीं है। हाँ, अगर दोषियों को सजा मिलती है तो पीड़ित परिवार को थोड़ा इत्मीनान होता, कानून व्यवस्था पर विश्वास होता। लेकिन जांच एजेंसियों ने जो किया वो लापरवाही नहीं, अक्षम्य अपराध है। सुनवाई के दौरान कोर्ट जांच एजेंसियों पर सवाल उठा चुका है। कोर्ट ये कह चुका है कि पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की, सही तरीके से केस नहीं बनाया, सबूत के नाम पर सिर्फ सबूत के टुकड़े ही दिखाए। इसी वजह से आज दिल्ली दंगे के आरोपी कानून के शिकंजे से दूर हैं। मित्रों, हमारे देश में जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इसे समझने के लिए आपको एक तथ्य बताते हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हत्या के मामलों में सिर्फ 33.7% केस में ही सजा होती है।
समझिए, हत्या के केस में 100 में से सिर्फ 38 आरोपियों को ही दोषी ठहराया जाता है और उन्हें सजा मिलती है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक दंगों से जुड़े करीब 29% केस में ही सजा होती है, यानी दंगे के 100 आरोपियों में से सिर्फ 29 को ही सजा हो पाती है। लेकिन दिल्ली दंगे में जांच एजेंसियों का रिकॉर्ड इस औसत से भी खराब है। खराब क्या है, निम्नतम स्तर पर है। अगर देश की राजधानी में एजेंसियां ऐसे काम करती हैं तो दूर दराज के इलाकों में क्या होगा। मित्रों, जरूरी है कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, दिल्ली दंगे के आरोपियों के खिलाफ फिर से जांच हो और पीड़ितों को न्याय मिले। यानी मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण बेहद संवेदनशील है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस विश्लेषण को उसी तरीके से आप देखें। आप सभी जानते होंगे कि इन दिनों भारत और श्रीलंका की मेजबानी में क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है मित्रों कि इस वर्ल्ड कप को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। और यह रंग कौन दे रहा है? टीम ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जिनका एक ही एजेंडा है, किसी भी मुद्दे को मजहब से जोड़ देना, उसे धार्मिक रंग देकर नया विवाद खड़ा कर देना। मित्रों, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के हाथों भारतीय टीम की हार के बाद टीम ओवैसी ने क्या कहा, जानते हैं आप? टीम ओवैसी ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम इसलिए हार गई क्योंकि उसने एक मुस्लिम खिलाड़ी को टीम से बाहर बिठा दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी का अब ये बयान सुनिए आप। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले अच्छे खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है, मुस्लिम खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी जो रिजल्ट आया, अभी टीम अपनी हारी। उसका कारण यही है कि मुस्लिम अच्छे खिलाड़ियों को आपने बिठा करके रखा और सिफारिश पर जो लोग आए उनको आपने मौका दिया, देश को हारना पड़ा। और देश हारा है तो जाहिर बात है पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। सुना आपने? टीम ओवैसी को लग रहा है कि भारतीय टीम इसलिए हार गई क्योंकि उस टीम में मुस्लिम खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। इन्हें इस बात से दिक्कत है कि मोहम्मद सिराज को भारत के अंतिम 11 में क्यों जगह नहीं मिली, उन्हें बाहर बेंच पर क्यों बैठा दिया गया। मित्रों, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है। वर्ल्ड कप में उन्होंने एक ही मैच खेला है और उसमें 3 विकेट लिए हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के टीम में आने के बाद उन्हें बाहर बैठना पड़ा क्योंकि बुमराह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज के बिना भी भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं, इनमें 3 में जीत मिली है। इसके बावजूद टीम ओवैसी सिराज के नाम पर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रही है। हमें पूरा यकीन है खुद सिराज भी टीम ओवैसी की राय से इत्तेफाक नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक टीम मैन हैं। वो समझते हैं कि सबसे पहले देश होता है, तिरंगा होता है, लेकिन टीम ओवैसी को तिरंगा नहीं दिखता है, देश नहीं दिखता है, सिर्फ मजहब दिखता है। एक बार फिर से आप इनके बयान को सुन लीजिए। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले अच्छे खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है, मुस्लिम खिलाड़ियों को साइड लाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी जो रिजल्ट आया, अभी टीम अपनी हारी। उसका कारण यही है कि मुस्लिम अच्छे खिलाड़ियों को आपने बिठा करके रखा और सिफारिश पर जो लोग आए उनको आपने मौका दिया, देश को हारना पड़ा। और देश हारा है तो जाहिर बात है पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। मित्रों, ऐसे ही नेता, ऐसे ही धर्मांध लोग कल की तारीख में मजहब के नाम पर क्रिकेट में आरक्षण मांगेंगे। देश में जितनी हिस्सेदारी क्रिकेट में उतने मुस्लिम खिलाड़ी का नारा लगाएंगे। इनसे आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। 20% मुस्लिम है तो टीम में भी 20% खिलाड़ी मुस्लिम होने चाहिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि भारतीय टीम में मुस्लिम खिलाड़ी की अनदेखी की जा रही है। अगली बार आप इन्हें यह कहते हुए भी सुन सकते हैं कि भारतीय टीम में असहिष्णुता का स्तर बढ़ गया है क्योंकि मुस्लिम खिलाड़ियों को जगह ही नहीं मिल रही है। पूरा देश खिलाड़ियों की आलोचना उनके प्रदर्शन के आधार पर कर रहा है, लेकिन टीम ओवैसी भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उस टीम में अंतिम 11 में मुस्लिम खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। और इनका साथ देने के लिए कई मौलाना भी आगे आ गए हैं। इन्हीं में से एक है मौलाना साजिद रशीदी। ये बात तो सही है कि कुछ समय से मुस्लिम खिलाड़ियों को, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो टीम को जिता सकते हैं, टीम को आगे ले जा सकते हैं, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि साहब टीम इस वजह से हारी है कि उसमें मुस्लिम खिलाड़ी नहीं थे, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करोगे तो उसका इफेक्ट टीम पर जरूर आएगा। मित्रों, यहां सवाल मोहम्मद सिराज के खेलने या नहीं खेलने का नहीं है। यह फैसला टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान के हाथों में होता है। यहां मुद्दा है उस सेलेक्टिव सोच का जो टीम की जीत पर तो खामोश रहती है और टूर्नामेंट में मिली हार पर ही
हिंदू मुस्लिम का फर्क बताने लगती। सेलेक्टिव सोच के इस वायरस से सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कासमी ही नहीं बल्कि उनके सदर यानी AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी संक्रमित रहे। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो संबंधों की बर्बर हत्या से जुड़ी हुई है। मित्रों, लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। वैसे तो भारत में हर दिन औसतन 78 लोगों का कत्ल होता है, लेकिन यह हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है। जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक 21 साल के लड़के ने अपने पिता को मार दिया वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत अधिक परेशान करने वाला है। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि परिवार ही पहला विद्यालय है जहां प्रेम, सेवा और त्याग की शिक्षा मिलती है, वो बिल्कुल झूठ जैसा लगने लगा। आप उस लड़के की खौफनाक कांड के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप भी बहुत परेशान होंगे। जिस भारतीय संस्कृति में संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां जब एक बेटा अपने पिता को टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक देता है, तब उस हत्यारे बेटे की मानसिकता पर चर्चा करना जरूरी होता है। इसलिए अब हम बर्बरता से रिश्तों का कत्ल करने वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि माता पिता को देव तुल्य मानना चाहिए, लेकिन लखनऊ के 21 साल के अक्षत ने इस सूत्र को ही शत विषक्त कर दिया। लखनऊ के आशियाना इलाके में मानवेंद्र सिंह का परिवार रहता है। उन्हीं का बेटा है अक्षत प्रताप सिंह। 20 फरवरी को अक्षत ने 50 साल के अपने पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने घर की तीसरी मंजिल पर पिता को गोली मारी और फिर शव को घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लाया। नीचे एक खाली कमरे में ले जाकर अपने पिता के शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। हाथ, पैर और दूसरे हिस्से को अलग किया और उन टुकड़ों को कार में भरकर वो सदरौना के जंगलों में फेंक आया। बाकी बचे धड़ को उसने एक बड़े नीले ड्रम में भरकर घर के एक खाली कमरे में छिपा दिया। बॉडी को जलाने के लिए भी उसने 10 लीटर तेल खरीद रखा था। और सुनिए, अक्षत ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को गुमराह करने की जितनी तरकीबें आजमा सकता था वो आजमा ली। पहले गुम होने की बात कही, फिर कहा पिता दिल्ली गए हैं, फिर कहा खुदकुशी कर ली। आखिर में जब घर में दुर्गंध फैलने लगी और पुलिस ने सख्ती की, तब जाकर उसने इस सच को कबूला जो बहुत ही परेशान करने वाला है। पुलिस को वो नीला ड्रम भी मिल गया जिसमें मानवेंद्र सिंह का धड़ रखा हुआ था। नीला ड्रम दूसरी बार रिश्तों के कत्ल का गवाह बना है। लेकिन मित्रों, समझिए 21 साल का अक्षत कितना शातिर है। बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 11वीं में पढ़ने वाली अपनी छोटी बहन के सामने पिता को मारा और जब बहन ने इसका विरोध किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी, उसे घर में कैद कर दिया। इस दर्दनाक और खौफनाक हत्याकांड के पीछे कुछ अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मानवेंद्र के रिश्तेदारों का कहना है कि 5 साल पहले अक्षत की मां ने खुदकुशी कर ली थी, तब से पिता के साथ उसकी अनबन चल रही थी। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले अक्षत ने अपने घर से बेशकीमती आभूषणों की चोरी कर ली थी, जिसके बाद से मानवेंद्र सिंह बेटे पर कड़ी नजर रख रहे थे। तीसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि 21 साल पहले अक्षत पूरी तरह से बिजनेस को अपने कंट्रोल में 21 साल में करना चाहता था। इसको लेकर बहस हुई थी। चौथा कारण पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। मानवेंद्र सिंह चाहते थे कि अक्षत डॉक्टर बने। उसने 2 बार नीट की परीक्षा भी दी थी, लेकिन असफल हो गया था। और डीएनए में अब आज का संदेश, हमेशा सफलता की संभावनाओं पर ध्यान दीजिए, असफलता की आशंका पर नहीं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।